दोस्तों नमस्कार। देश में सरकार का गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने लगातार, और इस तरह से उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पंडित नेहरू भी पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। हमारे साथ इस समय वैभव हैं और हम डिस्कस करेंगे इस सरकार के बारे में कि इस सरकार की फॉर्मेशन किस तरह की है। कल शपथ ली है मंत्रिमंडल ने, और गठबंधन सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, सवालों के घेरे में रहती है हमेशा कि क्या 5 साल चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी। कौन से ऐसे कंट्राडिक्शंस होंगे जो ज्यादा उभर जाएंगे, जिन राहें जुदा हो जाएंगी। क्या बीच में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, या मोदी जो है वो पहले 2 टर्म की सरकारों की तरह इस सरकार को भी चला ले जाएंगे स्मूथली, क्योंकि उनके पास गठबंधन सरकार चलाने का अभी अनुभव नहीं है। वो फुल फ्लैश सरकारों के लीडर रहे हैं, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों या यहाँ पे दो दो बार प्रधानमंत्री रहे हों। वैभव हमारे साथ हैं। जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी को ये अनुभव नहीं है कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जा सकती है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से रिश्ता है, उसमें हमेशा से सरकार गिर जाती है। चाहे वो 90 के दशक को याद कीजिए, अटल जी की सरकार थी, 13 दिन चल के वो भी गिर गई थी। अच्छा, उस समय भी एक बहुत बड़ी चीज देखी गई थी कि 1999 में एक वोट से सरकार गिरी थी। उस समय भी यही हुआ था कि टीडीपी के साथ इनका गठबंधन था और टीडीपी की वजह से ही सरकार गिरी थी, और आज भी ऐसा ही है। हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में एक समय ऐसा लगा था कि लोकसभा स्पीकर बनने की मांग हो रही थी, और उस समय भी यही हुआ था कि गठबंधन से सरकार बनी थी। टीडीपी के जो थे उन्होंने मांग किया कि हमको लोकसभा स्पीकर बनाया जाए, बनवा दिया गया, और बाद में एक वोट से जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा दी गई थी। इस समय भी प्रोटेम स्पीकर की मांग की गई थी, हालांकि अभी दिया नहीं गया है। लेकिन ये देखा जाए कि गठबंधन की सरकार किस हद तक चलेगी, तो अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का एक बयान आया कि हम वापसी करेंगे। अब 15 दिन उन्होंने कहा कि सरकार तो एक दिन भी चलती है, 15 दिन भी चलती है, आने वाले समय में जो है हम इसका जवाब देंगे। जरूरी नहीं है कि इंडिया गठबंधन सरकार ना बनाए, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि सरकार पूरे 5 साल वर्क कर पाए अच्छे से। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आपको लगता है कि मतभेद उभरे हैं? सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। 2-3 मुद्दे तो साफ दिख रहे हैं, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा से मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। जेडीयू के ही केसी त्यागी ने ये कहा कि हम विचार करेंगे अग्निवीर पर, अग्निवीर मुद्दे पर हम विचार करेंगे। नीतीश कुमार, उनको भी लेकर के वो भी भले अभी तो ये है कि आप सरकार बनाइए, हम साथ हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी उस हिसाब से लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सर मुझे दिख रहा है, वो है कि उच्च वर्गीय राज्य बनाने की मांग, जो कि 2018 में जब टीडीपी के चंद्रबाबू ने किया था आंध्र प्रदेश को एक उच्च स्तरीय राज्य बनाने का, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने नहीं माना। उस समय तो उनके पास पूर्ण प्रचंड बहुमत था, सरकार बनी रही, और इसीलिए शायद उनका वो भी हुआ था, अलग हो गए थे टीडीपी से। अब भी ये समय है, अब ये मांग करेंगे कि हमको जो आंध्र प्रदेश है इसको आप उच्च स्तरीय राज्य बनाइए। और उसके बाद उस समय तो उन्होंने मना कर दिया था, पूर्ण बहुमत था। इस बार अगर मना करेंगे तब मैटर कुछ हो सकता है। बिहार में भी यही स्थिति है, आप देखिए, बिहार को भी एक बढ़िया राज्य बनाने की मांग की जाएगी। अब देखा जाएगा कि यहाँ क्या होता है, ये चीजें आगे खुलेंगी जरूर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं बिल्कुल, वो अल्टीमेटली एनडीए को परेशान करेंगे, बिल्कुल मोदी जी करेंगे। को परेशान करेंगे, हाँ क्योंकि जी, सबकी कोशिश ये होगी कि अपने 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 राज्य, इलाके के हिसाब से अपने अपने इश्यूज को रेज करें। बिल्कुल। जैसे इलेक्शन से पहले लगातार जेडीयू भी कह रही थी कि हम इस पे विचार करेंगे अग्निवीर पे, अग्निवीर पर और उधर इंडिया ने तो कहा ही था कि हम इसको खत्म कर देंगे खत्म और कर पहले देंगे, की तरह हाँ फौज की बिल्कुल, भर्ती करेंगे। जयंत एकदम। चौधरी भी इधर आने से पहले ये बार बार कह रहे थे कि हम जो है अग्निवीर पर, अग्निवीर को हाँ, बंद करेंगे। बंद करेंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हम्म, आपसे एग्री करता हूँ कि ये सेटलमेंट जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण बिल्कुल होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या, चूंकि डू एंड डाई वाला इशू है, हम्म, कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल। तो सरकार अगर आप नहीं बनाते हैं, बनाए रखते हैं, नहीं चला पाते हैं, तो आपको विपक्ष में बैठना होगा। हम्म, हो सकता है आप चुनाव में जाना पड़े। हम्म। तो क्या ये रिस्क लेंगे मोदी जी?
या अल्टीमेट वो विपक्ष जो सहयोगी दल हैं उनके दबावों के आगे लगातार झुकते चले जाएंगे और ये एक इस तरह की सरकार होगी जो बहुत बड़े फैसले नहीं ले पाएगी? चूंकि मोदी जी कह रहे थे जब लोकसभा चुनाव में जाने से पहले पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हमें इस बार बड़ा मैंडेट चाहिए, 400 पार चाहिए, हम कुछ बड़े फैसले लेना चाहते हैं। तो वो बड़े फैसले क्या थे वो जो लेना चाहते थे, क्या वो बड़े फैसले अब ले पाएंगे? नहीं देखिए, जो बड़े फैसले की बात की गई तो इसमें तो ये है कि अगर आपके पास प्रचंड बहुमत नहीं है, आप उस हिसाब से नहीं है कि आपने बोला 400 पार और आपका 400 पार आ गया जी, आप कुछ भी करिए, ऐसा तो होने का नहीं है। अब ये है कि आपको खुद पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी की बात की जाए तो आपको खुद पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन की सरकार है। इसमें दो मुद्दे हैं। एक पक्ष ये है कि आम जनता से जब मैंने बात किया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा है जी कि मोदी और अमित शाह बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ये कुछ ना कुछ करके पार्टियों को अच्छे से मक्खन मलाई लगा के मिला लेंगे, उसके बाद अपने काम कर देंगे। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर पार्टी गठबंधन में आई है तो ये इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी किसी का साथ ऐसे नहीं देती है, कुछ ना कुछ वो मांग करेगी। और रही बात, आपने कहा कि मोदी जी उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीजें नहीं मानते हैं तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि सरकार तो गिर, ऐसे है तो गिर ही सकती है सरकार। और अगर छोटे बड़े जो मुद्दे होंगे दोनों सहमति से, अगर गठबंधन की सरकार है सहमति से चलाएंगे तो चल सकती है। लेकिन यही है कि चीजें कुछ ना कुछ तो वो कौन से सवाल हैं जिनको 400 पार के बाद करना चाहते थे मोदी और अब नहीं कर पाएंगे? देखिए, 400 पार के जो सवाल हैं वो तो सबसे बड़ा यही था कि हमने देखा अयोध्या में जो फैजाबाद सीट है उसमें जो वहां के प्रत्याशी थे, लल्लू सिंह शायद थे बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान बदलने की भी बात की थी। और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों सांसद थे जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि संविधान में कुछ ना कुछ उलटफेर किया जाता। और आरक्षण खत्म होने की बात लगातार विपक्ष कर रहा था और विपक्ष इसी कारण से जो है वो 50-55 सीट से डायरेक्ट जाके 99 सीट पर गिर गया, क्योंकि उसको पीडीए का साथ मिला। पिछड़ा वर्ग जो दलित वर्ग था, आरक्षण को लेकर के उन्होंने रक्षा किया। और यही दो जो बड़े मुद्दे थे मेरे हिसाब से, कि आरक्षण और जो ये मैंने बताया, यही दो मुद्दे थे। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन में आपसी मतभेद उभरेंगे? 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, कितना चल सकते हैं? सर देखिए, उभरने का तो एक दिन में उभर सकता है और नहीं उभरने का तो 5 साल सरकार चल सकती है। तो ये कोई हाँ, ये है कि 2, 4, 6 महीने तो सब शांतिपूर्वक चलेगा। सबसे बड़ी बात अभी मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये पूरा साल 2024 का है, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें पूरा का पूरा गठबंधन मिलकर फोकस करेगा 3 राज्यों के जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि अगर उसको जीत लिए, अच्छा हम बात करते हैं कि टीडीपी और जेडीयू साथ छोड़ देगी, लेकिन एक जो बड़ी बात है शिवसेना महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति डाउन हो गई। इस बार कांग्रेस चढ़ाई कर दी बीजेपी के ऊपर और आने वाले अक्टूबर नवंबर में वहां है विधानसभा चुनाव। अगर बीजेपी वहां हार जाती है, एक नाथ शिंदे शिवसेना को लेकर के वो भी तो पलट सकते हैं, 7 सीट है महाराष्ट्र में उनके पास, तो वो भी तो जा सकते हैं। तो कुल मिला के आप हरियाणा को देख लीजिए, यहाँ 5-5 का टाई अप रहा और ये बड़ा मुद्दा था। तो अभी फिलहाल सभी पूरा गठबंधन मिलकर फोकस करेगा विधानसभा चुनाव के ऊपर। तो अभी तो ये एकता दिखाएंगे, नहीं रहेगी फिर भी दिखाएंगे, और विधानसभा को लेकर फोकस करेंगे। यानी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में होने हैं, हरियाणा में झारखंड में होने हैं, झारखंड में होने हाँ, हैं, और आने वाले समय में बिहार में भी बिहार होने में हैं। भी होने हैं। तो ये जो स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं, बिल्कुल ये फोकस में रहेंगे गठबंधन के। तो अगले एक साल, लगभग 1-1.5 साल सियासत अभी बहुत गर्म रहने वाली बिल्कुल है। बिल्कुल गर्म रहने वाली है। और ये जो, चूंकि ये जो पार्लियामेंट है, इसमें नेता विपक्ष की भूमिका में भी राहुल गांधी होंगे, राहुल ये गांधी, प्रस्ताव भी पास हो गया हाँ है। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, अगर जो 3 राज्यों जैसे में पिछली जो सरकार थी उसमें नेता विपक्ष नहीं था, कोई उतना नंबर विपक्ष के पास नहीं था। इस बार नेता विपक्ष रहेंगे राहुल? हाँ, इस बार तो 10% से ज्यादा वो पाए हैं, तो वो तो रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे। देखिए, नेता विपक्ष रहने से एक चीज जो बहुत बड़ी हो जाती है कि
कम से कम विपक्ष खुल के बोल सकता है, उनके पास पूरी तरीके से कुछ ना कुछ सांसद रहेंगे, तो जो मनचाही सरकार होती है किसी भी प्रकार के जो अध्यादेश को, अधिवेशन को ला करके संसद से पारित करा लेते हैं, ये चीजें अब नहीं हो पाएगी। और अगर विपक्ष है तो चीजें बहुत सही रहेंगी, टक्कर देगी एक प्रकार से। और आने वाले समय में इसको, और जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव है, तो ये 3 राज्य के विधानसभा चुनाव मेरे हिसाब से 2027 में एनडीए और इंडिया गठबंधन को तय करेगा। अगर बीजेपी यहाँ से 3 में से कम 2 राज्य हासिल कर लेती है तब तो कुछ ठीक होता है। और अगर जैसा कि महाराष्ट्र में लोकसभा हार गए तो विधानसभा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। हरियाणा में आपने देखा टाई अप रहा 5-5 सीट का। तो इस हिसाब से ये 2 राज्य मेरे हिसाब से कि थोड़ा बीजेपी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जो लूज की है सीटें, उनको लेकर क्या करेंगे रिव्यू, क्या स्टेप हो सकता है बीजेपी का, क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि अभी समीक्षा होना बाकी है, तो अभी तो गठन हो रहा है सरकार का, और जाहिर सी बात है कि अब नड्डा साहब भी शामिल हो गए हैं मंत्रिमंडल में, तो उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में अब नए अध्यक्ष की भी तलाश होगी। तो किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं? देखिए सर, यूपी में जो सीट लूज हुई, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए या एक ये समझना चाहिए मोटे तौर पर कि सीट गई तो गई क्यों। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सीट गई क्यों। ऐसा क्या हुआ कि 62 पे से डायरेक्ट ये 30-35 पे आके रुक गए हैं। तो ये चीज समझना बहुत बड़ी बात है। इसमें मेरे हिसाब से तो 2-3 कारण है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केवल एक मुद्दा जिससे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो थी राम मंदिर, और वहां से भी वो हार गए। यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया गया। उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, और कोई मुद्दा देखा ही नहीं गया, केवल एक मुद्दा देखा गया, वो थी राम मंदिर। और शायद इसीलिए अयोध्या से भी वो हारे हैं, कुछ ऐसा ही रीजन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीट जाने की एक वजह मायावती है, जो कि दलित का जो वोट बैंक है, दलित जो वोटर हैं वो मायावती के साथ थे, लेकिन इस बार वो कट के समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अब इसके पीछे के अनेक कारण है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपने देखा कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, हमने एक रील्स में देखा था, बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ संसद में मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठे थे। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है। और एक सबसे बड़ी चीज मुझे जो देखने को मिली है, वो अब मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये लोकसभा से 26-27 में चुनाव होने हैं, गिरने में ज्यादा समय नहीं लगने हैं, और उत्तर प्रदेश में अब विकास होगा। योगी आदित्यनाथ, जो कि उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए कि सबसे पहले तो जितने भी ये खाली है, वैकेंसी खाली है, उसको आप भरिए। तो जी आप इसको पहले भर लेते तो शायद ये स्थिति ना आती कि 62 से 33 पे आप ना आते। उसके बाद एक ऐलान किया गया कि लाइट की जो है पूर्ति की जाए, लाइट को 24 घंटे दिया जाए, चाहे ग्रामीण हो या फिर हो शहरी इलाका। अगर आप इसको पहले करते तो शायद कुछ बात और होती। और बहुत सारे मुद्दे जो योगी आदित्यनाथ को टाइट करने की बात की कि भाई प्रशासन गांव-गांव जाए, घूमे और बात करें कि लोगों की समस्या क्या है। एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया, 100 मंत्री शामिल होंगे, वो जाएंगे और जानेंगे कि आखिर हम क्यों हारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो शायद ये चीजें देर हो गई, इसको पहले करना चाहिए था तो चीजें कुछ और हो जाती मेरे हिसाब से। वैभव ने काफी पैनी नजर से इस पूरे चुनाव को देखा है। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। बहुत सारे इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं कि उन एंगल्स पर मैंने भी नहीं सोचा था। तो निश्चित तौर पे हमारे देश का जो युवा है वो इस समय निगाह बनाए हुए सरकारों के ऊपर पैनी निगाह बनाए हुए है, और वो ये समझ रहा है, ये जान रहा है कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है। तो वैभव, हम आपसे फिर बात करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में ऐसी चर्चाएं हम आपसे लगातार बिल्कुल 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 सर। थैंक यू।